कैसे बच्चों, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज एक विशेष टॉपिक पे लेके चर्चा करना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ध्यान रखिएगा। और इस टॉपिक में हम एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन जो क्वेश्चंस हैं आप सभी को टच करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान ये रखिएगा कि किसी भी काम करने के लिए सोचना नहीं है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ अगर आप सोच लिए हैं तो उसको करने का स्टार्टअप कर दीजिए। हम थोड़ा लेट आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। ऐसा कंटेंट आपको देंगे जो आपके एनसीईआरटी से एक भी लाइन आपके बाहर नहीं जाने वाला है। कोई भी क्वेश्चन नीट के चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो सब कुछ हमारे नोट्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम को शुरू कर देना चाहिए। मेरा ऐसा भरोसा है कि किसी भी काम को जब भी आप करिए तो बस उसको शुरू कर दीजिए, लक्ष्य पर अपने आप ही पहुंच जाएंगे। बस चलने की प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शुरू करके बैठ गए और उसको छोड़ दिया काम करना। आप जब भी काम करिए उस काम को करते रहिए, थोड़ा ही करिए लेकिन उसको ज़रूर करिए, ठीक है। तो नीट 2026 के लिए जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, खासकर नीट 2026 के लिए पूरी तरीके से मन बना लिए हैं, जिनका 25 में नहीं हुआ किसी रीज़न से, तो कोई बहुत बड़ा दुख नहीं व्यतीत करना है, सोचना नहीं है, ठीक है। जो हुआ उसको भूल जाना है और एक बेहतरीन प्लानिंग के तहत आप जो है काम करिए। और बायोलॉजी की डेली क्लास शाम को 7 बजे आपको मिलती रहेगी, पीपीटी के द्वारा, नोट्स के द्वारा, ठीक है। सब कुछ आपके लिए किया जाएगा और जो आपको कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे इसी का आपका पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ का नोट्स भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि डेली 7 बजे आपको नीट का जो ये क्लास है आपको बराबर डेली मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए, अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट का जो पहला चैप्टर था लिविंग वर्ड के बारे में मैंने सारे उन कॉन्सेप्ट को मैंने समाप्त कर दिया है। और आज जो स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ को आपको बता दूं कि हम एक ही दिन में पूरा का पूरा चैप्टर नहीं ख़त्म करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि डेली प्रतिदिन ये क्लास होने वाली है और मेरा ये प्रयास रहे कि जिस तरीके से आप ऑफलाइन की कक्षा पढ़ते हैं उसी तरीके से ये भी कक्षा आपकी चलेगी। डेली शाम को 7 बजे आपको ये मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। तो इसके लिए एकदम कमर कस लीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, लिखते रहिए। ध्यान रखिए कि जो चीज़ें आपको न समझ में आए उसको लिखते रहिए और जो समझ में आए उसको भी लिखते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम 2 लाइन बोलेंगे, उसके बाद फिर आगे की तरफ चलेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि बायोलॉजी के आधार पर प्लांट और एनिमल, जो 2 किंगडम सिस्टम लीनियर साहब ने दिया था, उन्हीं के द्वारा जो आगे जितने भी क्लासिफिकेशन किए गए, चाहे क्लासिफिकेशन जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7 की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन जो किया गया था, क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि किसी भी वर्ग को बड़ी आसानी से समझ, एकदम सरल भाषा में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम सरल भाषा में, कि किसी जो वैज्ञानिकों ने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी डिस्कवर किया था, धीरे धीरे जिसके बारे में सब लोगों ने खोज किया था, उन्हीं का एकदम सरल तरीके से अध्ययन कर लेना ही आपका क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। धीरे धीरे सब के सेक्शन अलग अलग बांटे गए। आप भी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को आपने मेडिकल स्टोर में देखा होगा कि वहाँ पे जितनी भी दवाइयाँ हैं सब एक बॉक्स में रखी होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल होता है सारी चीज़ें एकदम अल्फ़ाबेटिकल होती है। जैसे ही कोई पेशेंट या कस्टमर उनके पास जाता है तो वैसे ही वो क्या करते हैं, पर्चा देखिए और उस अल्फ़ाबेट के दवा वहाँ से निकाल ले आते हैं।
और बड़ी आसानी से उसको दे देते हैं। तो ठीक यही सोच रख के बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन किया गया, यह सोचकर कि किसी भी चीज़ को सरल तरीके से समझना हो और आने वाली जो पीढ़ी है उसको बहुत ही अलग तरीके से सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आज जो चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, हम थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, एक ही दिन पूरा समाप्त नहीं करने का टारगेट है। बाकी और भी जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी चीज़ें ये रहती कि एक ही दिन में टारगेट रहता है पूरा समाप्त कर नहीं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग करने वाले हैं। थोड़ी चीज़ों को आपको बायोलॉजिकल, चाहे आप 11th के बच्चे हों, चाहे आप 12th के बच्चे हों, या नीट का 2026 का टारगेट लेके चल रहे हैं, उन सभी के लिए एकदम ये परफेक्ट क्लास और परफेक्ट वीडियो भी होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा NCERT 11th और 12th कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है, स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब बायोलॉजी के आधार पर जिसका वर्गीकरण किया जाए उसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब यह क्लासिफिकेशन को क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, अरस्तु का क्लासिफिकेशन। अरस्तु साहब जो थे ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा गया था, और उनके आधार पे जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया था वो अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा जो टर्म हम लोग पढ़ेंगे, टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम सबसे पहली व्यवस्था थी, और इस व्यवस्था में एनिमल और प्लांट को, ध्यान रखिएगा, एनिमल और प्लांट का वर्गीकरण किया गया। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 5 किंगडम, क्योंकि इसके बाद भी था, 2 के बाद 3rd भी है, 4th भी है। ठीक है ना, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको टच नहीं करना है, क्योंकि पूछा नहीं जाएगा तो वैसे ही कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटकर ने दिया था, इनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। और 6 जो कार्लोस ने दिया था, और उसके बाद किंगडम मोनेरा के बारे में चर्चा करेंगे। मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक क्या है और इनके बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा भी हम लोग देखेंगे। प्रोटिस्टा के बाद 8 नंबर पे आएंगे और किंगडम फंजाई। ध्यान रखिएगा, किंगडम फंगस के बारे में, फंगस का रिप्रोडक्शन, फंगस का क्लासिफिकेशन, बहुत ही सुंदर तरीके का नोट्स है ये। यहाँ पे ऐसी सारी बातों और सारी बिंदुओं को ध्यान में ये रखा गया है कि आपका NCERT की एक लाइन या कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। ध्यान रखिएगा, इस बायोलॉजी की क्लास है, आप नीट के एग्ज़ाम में 360 में 360 प्रश्न करके ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद किंगडम प्लांटी की बात करेंगे, फिर किंगडम एनिमेलिया क्या है, और वायरस किसे कहते हैं, वायरस का इन्फेक्शन क्या है, वायरॉइड्स किसे कहते हैं, प्रियन और लाइकेन, इन सभी के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके उसका आप जो है उसको अपना प्रॉपर तरीके से बनाते हुए चलिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले आज जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे, अरस्तु थे, जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इनका ये रोल क्या था कि बायोलॉजी के फील्ड में सबसे पहले इनका जो रोल था वो आया देखने को मिला था, और इनको सबसे पहले क्या कहा गया, फादर ऑफ बायोलॉजी। ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी का पिता किसे कहा गया था, अरिस्टोटल को। एक एक लाइन आप देखते चलिए और उन सभी मुद्दों को एकदम आसान तरीके से समझना भी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक लाइन बता दूं, यहाँ पे आपको देखना है
क्या देखना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अरस्तु एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा गया। क्या कहा गया था? फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा गया। बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को किया जाता है। एक एक पॉइंट आपको नोट करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अर्लीस्ट साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन, जो सबसे शुरुआती दौर में वैज्ञानिकों के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया था, बेस्ड ऑन द सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ध्यान रखिएगा, ये किस पे आधारित था? बहुत ही सिंपल जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था उसी पर आधारित था। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है? जब भी हम किसी बॉडी को एक्सटर्नली देखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का मतलब एक्सटर्नल और लॉजी का मतलब अध्ययन करना। किसी भी शरीर की संरचना को बाहर से अध्ययन कर लेना ही मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड लिविंग थिंग एज, जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो क्लासिफिकेशन किया गया था प्लांट और एनिमल के आधार पर। ध्यान रखिएगा, प्लांट और एनिमल के आधार पर जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया था वो प्लांट और एनिमल के आधार पर। इसके बाद हम लोग तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे चलते हैं। एक एक पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा कि क्या है कि मेरिट फर्स्ट नोबेल अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिमेरिट नो इवोल्यूशन रिलेशनशिप कंसिडरेशन। यहाँ पे जानते हैं क्या था कि ये जो कॉन्सेप्ट देखा गया था अरस्तु के द्वारा, जो क्लासिफिकेशन देखा गया था, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट ये देखा गया कि इनके बीच में किसी भी तरीके का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं था। ध्यान रखिएगा, इनके बीच में किसी भी तरीके का एवोल्यूशन के आधार पर इनके बीच में कोई संबंध नहीं था। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, नो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कंसिडरेशन, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था अरस्तु ने, दो पे किया था। पहला क्या किया था? प्लांट को इन्होंने अलग किया था। सबसे पहले जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था किसके आधार पर किया था? प्लांट का। प्लांट का जो कैरेक्टर होता है ग्रीन होता है। सबसे जो बेसिक कैरेक्टर है, प्लांट कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। और उनके जो कैरेक्टर थे उनको प्लांट को 3 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले जो किया गया था सॉफ्ट स्टेम। ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट स्टेम क्या होता है? किसी भी प्लांट का जो स्टेम होता है कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। उससे क्या कहते हैं? हर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्ब। जो एकदम हल्के प्लांट होते हैं, जो छोटे वाले कह सकते हैं मोनोकोटिलिडनस जो प्लांट होते हैं, वो कैसे होते हैं? हर्ब्स दिखाई दे होते हैं। एकदम छोटे छोटे जो शौक होते हैं, आप देखेंगे कुछ इस तरीके के प्लांट होते हैं। और यहाँ पे छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं, इसी को क्या कहते हैं? हर्ब कहते हैं, ठीक है। इसके बाद वन वुडी स्टेम, एक वुडी स्टेम को क्या कहा जाता है? ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्री कहा जाता है। वुडी स्टेम का मतलब क्या होता है कि आप देखेंगे किसी भी प्लांट में, प्लांट का जो स्टेम होता है वो हर समय कैसा होता है? वुडी होता है। कैसा होता है? वुडी होता है। सेवरल वुडी स्टेम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? श्रब कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रब कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सेवरल वुडी स्टेम को क्या कहते हैं? श्रब कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि हर्ब्स छोटे को ट्री, और उससे जो बड़ा जो जहाँ पे कई तरीके के शाखाएं निकली रहती हैं उससे हम क्या कहते हैं? श्रब कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट आपके क्लियर होंगे। पहला मैंने क्या बताया? हर्ब बताया था।
पहले मैंने क्या बताया, हार बताया। उसके बाद वन वुडी स्टम्प को क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। श्रब उसे कहा जाता है जिसमें ढेर सारी शाखाएं या ढेर सारे स्टेम होते हैं, उसे क्या कहते हैं, श्रब कहता है। एकदम सरल भाषा में आपको सीखना है। इसके बाद प्लांट को तो इन्होंने 3 भागों में इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया। फिर अरस्तु साहब ने क्या किया, एनिमल का क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड जो कॉर्पसल्स होते हैं उनके आधार पर किया कि किसमें उपस्थित होगा, किसमें उपस्थित नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनेमा विथ आरबीसी। इनेमा उन्हें कहा गया जिसमें आरबीसी प्रेजेंट था। ध्यान रखिएगा, आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं और इनके आधार पे इनको अलग किया गया था। जिसमें ब्लड होगा उनको अलग और जिसमें आरबीसी नहीं होगा उन्हें एनाइमा कहा गया। क्या कहा गया, एनाइमा। ध्यान रखिएगा, इनेमा और एनाइमा में दोनों में अंतर इस बात का है कि एनाइमा जब आप देखेंगे तो एनाइमा विथ आरबीसी होगा और एनाइमा क्या होता है, विदाउट आरबीसी। कंफ्यूज नहीं करना है, लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं कि जब भी एनाइमा और इनाइमा आता है तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं आपको बता दूं कि अरस्तु ने क्या किया था, एरिस्टोटल ने सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया था किसके आधार पर, प्लांट का और एनिमल का। एनिमल में किसके आधार पर किया, आरबीसी के आधार पर। किस पे किया था, एनिमल में किसके आधार पर किया, आरबीसी के आधार पर। जिसमें आरबीसी होगा उसके आधार पर और जिसमें एब्सेंट होगा उसको इन्होंने क्या कह दिया था, यहाँ पे आप देख लीजिए। जिसमें विदाउट आरबीसी उसे एनाइमा क्या कहते हैं, उसे एनाइमा। विदाउट, ध्यान रखिएगा, विदाउट आरबीसी की अगर हम बात करें, विदाउट आरबीसी को क्या कहा जाता है, एनेमा। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आरबीसी नहीं वो ए से स्टार्ट होगा उसे क्या कहते हैं, एनाइमा कहा जाता है और जिसमें होगा उसे क्या कहते हैं, इनेमा। ठीक है, इनेमा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये विथ आरबीसी होगा, क्या होगा, विथ आरबीसी होता है तो इसे इनेमा कहेंगे। विदाउट आरबीसी तो इनेमा। ये किसने दिया था क्लासिफिकेशन, अरस्तु ने। भूल होती है, गड़बड़ी होती है, इस वजह से आपको इसको भूलना नहीं है। तो आगे की तरफ चलते हैं। आगे जो ये प्लांट क्लास अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। अगले पॉइंट देखिएगा, 2 किंगडम सिस्टम कौन दिया था। 2 किंगडम सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन दिया गया था, एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही इनका बहुत बड़ा रोल रहा है खासकर क्लासिफिकेशन में। और जब भी क्लासिफिकेशन की चर्चा होगी वहाँ पे सबसे पहले कैरोलस लीनियस का नाम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कैरोलस लीनियस बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे। इनका बहुत बड़ा रोल क्या था, क्लासिफिकेशन में था। इन्होंने कैरोलस लीनियस ने क्या दिया था, 2 किंगडम सिस्टम। यही सीधा प्रश्न पूछा जाता है, सीधा ये प्रश्न पूछा जाता है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था, तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। कौन दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी। ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया, फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी इन्हें कहा जाता है। जैसे कि अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, वैसे ही कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी। ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस हैं, लेकिन फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी की बात करें तो कैरोलस लीनियस को कहा गया। इसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, गिव 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था वो क्लासिफिकेशन क्या था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। इसके बाद आगे की तरफ तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इनके द्वारा रोट स्पीशीज। ध्यान रखिएगा, कुछ बुक इन्होंने लिखा था और ये पब्लिश की गई थी किसके द्वारा, कैरोलस लीनियस
लिनियस के द्वारा, जिनका नाम क्या है, स्पीशीज प्लांटेरम, ध्यान रखिएगा, स्पीशीज प्लांटेरम और सिस्टमा नेचुरली। मैंने लिविंग वर्ड में जब ये टॉपिक आया था तो वहाँ मैंने डिटेल में बताया था कि स्पीशीज प्लांटेरम की अगर हम बात करें तो स्पीशीज प्लांटेरम का क्लासिफिकेशन यहाँ पे, और सिस्टमा नेचुरली की बात करें तो ये एनिमल के लिए क्लासिफिकेशन किया गया था। मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ध्यान रखिएगा, किसी भी कोशिका की जो बाहरी दीवार होती है उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो मेन क्लासिफिकेशन किया गया था वो किसके आधार पर, सेल वॉल की उपस्थिति और अनुपस्थिति की आधार पर, ध्यान रखिएगा, सेल वॉल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो सबसे मेन क्लासिफिकेशन किया गया था वो किया गया था, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके चलता हूँ। डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में क्या होता है कि अनेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, ध्यान रखिएगा, अनडिफ्रेंशिएट का मतलब क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएट का मतलब ऐसा जिसे विभाजित नहीं किया गया था। खासकर इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में मैंने आपको क्या बताया कि क्लासिफिकेशन जो किया गया था प्लांट और एनिमल दोनों के लिए किया गया था, ठीक है। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन किया गया था किसके द्वारा किया गया था कि differentiate between the following unicellular and multicellular prokaryotic, eukaryotic, photosynthesis and non-photosynthetic organism को डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था इस किंगडम सिस्टम के द्वारा। ध्यान रखिए, टू किंगडम सिस्टम के द्वारा इनका तीनों का क्लासिफिकेशन यहाँ पे नहीं किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कौन कौन थे, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है ना, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट और नॉन फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म हैं ये इंक्लूड नहीं थे किसमें, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन 1758 में कब किया गया था, 1758 में किया गया था, प्लांटी और एनिमेलिया, ध्यान रखिएगा, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी का मतलब जिसमें प्लांट और एनिमेलिया का मतलब जिसमें एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म की चर्चा करते हैं, ठीक ना। प्लांट में चाहे आप लोअर प्लांट्स की बात करें या हायर प्लांट्स की बात करें, सब के सब आपको इसमें देखने को मिलेगा, प्लांटी में और एनिमेलिया में। क्या इसमें जिसमें एनिमल देखने को मिलेगा, एनिमल आपका यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर तक आपको देखने को मिलेगा, किसमें, एनिमेलिया में और प्लांटी में, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जब भी यह नाम आपको देखने को मिले तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट एच व्हिटेकर के द्वारा दिया गया। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन किया था और यह क्लासिफिकेशन 5 किंगडम में किया गया था। किस में किया गया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था। और ये कब दिया गया था, डेट आपको याद करना है, 1969। किस में किया गया था, 1969 में इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी बायोलॉजी पढ़िए, बायोलॉजी पढ़ने का सबसे सरल तरीका है कि किसी भी विषय वस्तु को रटने से अच्छा है थोड़ा दिमाग खोल के समझते चलिए, ठीक है ना। किसी भी विषय वस्तु को रटने से अच्छा है कि उसको दिमाग खोल के एकदम दिमाग जब भी पढ़िए खुला रखिए और सीखने का प्रयास करेंगे तो कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए
यहाँ पे बेस्ड ऑन द सेल स्ट्रक्चर जो 5 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन किया गया था किसके किसके आधार पर किया गया था, नोट कर लेना है, याद कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि किस आधार पर 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन किया गया, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो किसके आधार पर, सेल स्ट्रक्चर के आधार पर। पहला पॉइंट याद कर लीजिएगा, जो पहला सबसे बेस कैरेक्टर बनाया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए, उसमें जो प्राइमरी कैरेक्टर लिया गया था सेल स्ट्रक्चर लिया गया। इसके बाद दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, ध्यान रखिएगा। जो दूसरा लिया गया था बॉडी का, शरीर का निर्माण या शरीर का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा जो कैरेक्टर लिया गया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे जो न्यूट्रिशन जो शोषण होता है, जो पोषण की प्रक्रिया है, जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो किसके द्वारा, ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक में पैरासाइट है या कौन सा प्रोसेस होगा, इसके बारे में सब कुछ डिसाइड करके ही इनका वर्गीकरण किया गया इस आधार पर, जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी सम्मिलित था। इसके बाद जो अगला पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी था या वेजिटेटिव होगा, ये भी देखने को मिला। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, फाइलो का मतलब होता है प्लांट, ठीक है। फाइलोजेनेटिक किसी भी प्लांट का जो एक्सटर्नल कैरेक्टर होता है उसके संबंध में जो उसमें परिवर्तन देखने को मिला उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया गया था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक 5 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। पहला आपको क्या याद करना है कि R.H. व्हिटकर ने इसकी क्लासिफिकेशन की था, किसका, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। कब किया गया था, 1969 में। इसके बाद इस्टेब्लिश्ड किंगडम फिमजाई, एक फंगस के लिए इन्होंने एक किंगडम भी बनाया था, ठीक है ना। कौन किया था, यही किए थे। और इनका जो बेस स्ट्रक्चर था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ध्यान रखिएगा एक चीज़ का कि आपको इस बात को याद रख लेना है, दिमाग में सेट कर लेना है कि यहाँ पे जो आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो किसके आधार पे है। इनके जो डिफरेंट आपने देखा जो बेस बनाया गया था उसी के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन भी किया गया। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, कुछ लिमिटेशन की बात करें। लिमिटेशन में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट थे जिसका लिमिटेशन बनाया गया। ध्यान रखिएगा, सम यूनिसेल्युलर एल्गी जिसमें क्लेमाइडोमोनास आर केप्ट इन किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। ध्यान रखिएगा, यूनिसेल्युलर एल्गा एक ऐसी एल्गी जो कैसी थी, एक कोशिकी थी। और एक कोशिकी में कौन आता है, क्लेमाइडोमोनास। ध्यान रखिएगा, कौन आता है, क्लेमाइडोमोनास आता है। जब भी पूछा जाए यूनिसेल्युलर एल्गी का नाम क्या है तो क्लेमाइडोमोनास आपके दिमाग में होना चाहिए और यही वाला विकल्प आपका सही भी होगा। यह किस में रखा गया, दूसरा प्रश्न। इस लाइन से दूसरा जो प्रश्न बनता है उसे प्रोटिस्टा कहते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही एल्गी को रखा गया। और कौन सी एल्गी को, यूनिसेल्युलर एल्गी क्लेमाइडोमोनास को। अवे फ्रॉम द रिमेनिंग एल्गी प्लेस्ड इन द किंगडम प्लांटी। बाकी और जो बचे हुए थे एल्गी थे उनको किंगडम प्लांटी में रखा गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे है, ध्यान रखना है कि क्या याद रखना है कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्लेमाइडोमोनास को, जो कि कैसा था, यूनिसेल्युलर था। जबकि प्लांटी के अंतर्गत जो और एल्गी थे उनको किस में रखा गया, प्लांटी में, क्योंकि
क्योंकि क्लोरोफिल उपस्थित होने की वजह से एल्गी कैसा होता है, ग्रीन होता है, जो फोटोसिंथेसिस भी करता है। इस वजह से उसको प्लांटी में रखा गया। इसके बाद कुछ और थे, इनके बारे में देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, ध्यान रखिएगा। क्लोरेला की बात करें, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास की अगर हम बात करें तो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास कैसे होते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रजाति जो अपना भोजन स्वतः बना ले, ऐसी प्रजाति को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। जिसे क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास प्लेस्ड विथ पैरामीशियम एंड अमीबा, जबकि ध्यान रखिएगा क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास कैसे ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये ऐसी प्रजाति जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में स्वतः बना ले। जबकि प्लेस्ड विथ पैरामीशियम, ध्यान रखिएगा, जबकि पैरामीशियम की बात करें या अमीबा की बात करें, ये ऐसी प्रजाति हैं जिसे क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक होने की वजह से इन्हें पिंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो कोई भी बच्चा पूछ सकता है इस बात को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक एक चीज़ को समझते चलिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस जितना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको अपने दिमाग में बैठाते चलिए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो किस किस 5 ऐसे कौन कौन से ऐसे क्लासिफिकेशन थे जिनको इनको डिवाइड किया गया था। सबसे पहले मोनेरा, ध्यान रखिएगा कौन कौन था। एक सबसे पहले जो था वो कौन था, मोनेरा की बात करेंगे। दूसरा जो देखने को मिलेगा उसे प्रोटिस्टा कहते हैं। तीसरे की बात करें तो तीसरे में क्या होता है, फंगस होता है, फंजाई होता है। और चौथे की बात करें तो चौथे में कौन होगा, प्लांटी होता है। और प्लांटी के बाद जिसमें एनिमल का कैरेक्टर होता है उसे एनिमेलिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसको नोट कर लीजिएगा कौन कौन थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। थोड़ा सा ध्यान अगर रखेंगे तो सब कुछ आपको याद रखना है। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, फंजाई फिर प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है और इन सभी के बारे में डिटेल में इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। 5 किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म थे उनका क्लासिफिकेशन किस किस आधार पर किया गया था, मैंने अभी आपको बताया था। अब उन्हीं के आधार पर सबसे पहले जो 5 किंगडम का ऑर्गेनिज्म थे किस आधार पर किया गया था, यहाँ पे आप देखेंगे सेल के टाइप पर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे दूसरा पॉइंट, और तीसरा जो है सेल वॉल के आधार पर, और चौथा जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर। ध्यान रखिएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर। पहला सेल का प्रकार, दूसरा क्या था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरे की बात करें तो सेल वॉल, और चौथा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अगर हम देखेंगे तो ऑर्गेनिज्म को न्यूक्लियस के आधार पर इनको अलग किया गया। एक होता है प्रोकैरियोटिक होता है, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जहाँ पे न्यूक्लियस एकदम प्रिमिटिव स्टेज में होता है, ऐसे स्पीशीज़ को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक ऐसे स्पीशीज़ को कहा जाता है जो कि पूरी तरीके से क्या होता है, जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। चलिए, तो प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है, यह एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। यह कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है।
ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब ये कहता है एक ऐसी कोशिका जो एक कोशिका से बना हो उसे यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर में कौन आता है? मोनेरा आता है। क्या आता है? मोनेरा। चाहे यूनिसेलुलर कह दीजिए या इसे प्रोकैरियोटिक कह दीजिए, आपको इस बात को याद रखना है। जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो ये भूल जाते हैं कि मोनेरा आखिर प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो याद रखिएगा, जब भी मोनेरा पूछा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कहेंगे। ठीक है। इसके बाद हम यूकैरियोटिक की बात करें। यूकैरियोटिक में आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। यूनिसेलुलर के अंतर्गत प्रोटिस्टा देखने को मिलेगा, सेकेंड मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है ना। प्रोटिस्टा को क्या कहते हैं? सेकेंड मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ध्यान रखिएगा, सेकेंड मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें? प्रोटिस्टा में, ये यूकैरियोटिक में। जबकि यहाँ बात की गई थी प्रोकैरियोटिक के बारे में। तो यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन लेता है। और यहाँ पे आपको बता दें कि मल्टी सेलुलर क्या होता है। मल्टी सेलुलर को किस आधार पर अलग किया गया? सेल वाल के आधार पर। ध्यान रखिएगा, सेल वाल के आधार पर। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का जो क्लासिफिकेशन किया गया था विथ सेल वाल, और यहाँ पे विदाउट सेल वाल। आप जानते हैं कि प्लांट का जो कैरेक्टर होता है वो सेल वाल के साथ होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? प्लांट करता है। सेलुलोज सेल वाल ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ध्यान रखिएगा, ऑटोट्रॉपिक। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि जो लाइट की उपस्थिति में अपना भोजन बना ले उससे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस करने वाले को प्लांट को क्या कहते हैं? प्लांट ही कहते हैं। जबकि नॉन फोटोसिंथेसिस प्लांट को फंगस कहते हैं, जहाँ पे काइटिन सेल वाल होता है। क्या होता है? काइटिन की बनी दिलवाले होती हैं। और ये सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। फंगस की बात करें, फंगस का मतलब क्या होता है? जो सफ़ेद हो, जो सफ़ेद हो और जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, वो दूसरे के ऊपर रह के अपना न्यूट्रिशन लेता है। ऐसे प्रजाति को हम क्या कहते हैं? फंगस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद एनिमल की बात करें तो एनिमल में कोई भी सेल वाल नहीं पाया जाएगा। होलोजोइक या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। ठीक है। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। यदि कोई क्वेश्चन आपको और पूछना है, इसको साफ कर दे रहे हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए। ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और अगला जो पोर्शन है, सिक्स किंगडम सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था? कॉर्लोस ने। कॉर्लोस एक ऐसे साइंटिस्ट थे, जब भी सिक्स किंगडम की बात किया जाए तो आपको ये याद रखना है कि कॉर्लोस एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। प्रपोज्ड सिक्स किंगडम या 3 डोमेन क्लासिफिकेशन इन 1990 में, 1990। ठीक है ना। 1990 में सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को, वो किसके द्वारा दिया गया था? कॉर्लोस के द्वारा। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन का जो बेस बनाया गया था, द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ 16 sRNA। ध्यान रखिएगा, कौन सा? 16 sRNA के बारे में इन्होंने इसी को आधार बना के इन्होंने जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ये इसी के आधार पर किया गया था। इज सपोज्ड टू बी कंजर्व्ड एंड प्रेजेंट अक्रॉस द ऑल किंगडम। ध्यान रखिएगा, सभी किंगडम को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस बात को क्लासिफिकेशन किया 16 sRNA। ठीक है ना। 16 sRNA का जो क्लासिफिकेशन किया गया था, इसमें आप देखेंगे क्या क्या था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि 3 डोमेन लिए। क्या लिए थे? 3 डोमेन लिए थे। ये आपको ध्यान रखना है।
सबसे पहले इन्होंने क्या किया गया था, 3 डोमेन लिए। कौन कौन डोमेन थे? एक अरेकिया था, दूसरा क्या था, बैक्टीरिया था, और तीसरे को क्या कहा इन्होंने, तीसरे को इन्होंने क्या कह दिया था, यूकैरिया। क्या कह दिया था, यूकैरिया का। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सारी चीज़ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। 3 डोमेन, डोमेन का मतलब जो इन्होंने बेस बनाया था, अरेकिया, बैक्टीरिया और यूकैरिया, ठीक है ना। आप देखेंगे कि किसमें इन्होंने कौन सी प्रजाति ली। उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था। अरेकिया में आर्की बैक्टीरिया जो सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे उसमें इन्होंने इसको रखा। बैक्टीरिया का मतलब जो पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड बैक्टीरिया थे। आप फिगर में भी देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आर्की बैक्टीरिया जो छोटे छोटे स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ये बैक्टीरिया हैं। और ये बैक्टीरिया आप जानते हैं जो पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड बैक्टीरिया थे, जिसमें सेल वॉल था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, फिम्ब्री भी थी, ठीक ना, पिलाई भी था, सब कुछ मिला, उसे हम क्या कहते हैं, यूबैक्टीरिया कहते हैं। और प्रोटिस्टा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यूकैरिया में। यूकैरिया में 4 चीज़ें देखने को मिली थी। कौन कौन सी देखने मिली थी? एक आपको प्रोटिस्टा है, दूसरा कौन था, प्लांटी था, तीसरा जो है फंजाई, और चौथा जो है एनिमेलिया, ठीक है ना। प्रोटिस्टा में आप देखेंगे कि जो यूनिसेलुलर प्रजाति थे उसको रखा गया, प्लांटी में प्लांट को रखा गया, फंजाई में फंगस को, और एनिमेलिया में एनिमल को रखा गया था, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें एकदम समझ में आ रही होंगी। जो आपके सिलेबस में है आप एनसीईआरटी बना उठा कर देख लीजिएगा। एनसीईआरटी से एक भी लाइन बाहर नहीं है, बल्कि उससे अच्छा ही मैटर आपको मिल रहा है, ठीक है ना। सब कुछ वहीं से है। तो आगे की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ देखते हैं। किंगडम मोनेरा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किंगडम मोनेरा के बारे में आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल जो है हम यहाँ से स्टार्टअप करेंगे। किंगडम मोनेरा के बारे में कल हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर क्लास बड़ी ना हो, इस वजह से हम लोग कल क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा देख लीजिएगा। मोनेरा के बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया और रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, इसके बाद आर्की बैक्टीरिया, हेलोफाइल्स, थर्मोस्टोफिल्स, मेथेनोजन, कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं आज ही, ठीक है। तो आज जो मोनेरा के बारे में जो चर्चा करेंगे, ये इसको भी देख ले रहे हैं। किंगडम मोनेरा की अगर हम बात करें तो मोनेरा ऐसी प्रजाति को रखा गया जो जहाँ पे बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है ना। बैक्टीरिया की सबसे खास बात क्या है कि ये किस में आता है, प्रोकैरियोटिक में आता है। इनके जो जनरल कैरेक्टर है उसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे जो जनरल कैरेक्टर है उसके बारे में देखेंगे। मोनेरा की हम बात करें तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा, जो मोनेरा के जो प्रिमिटिव लक्षण थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसी प्रजाति है ये, प्रोकैरियोटिक है। कैसी है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब जो प्रिमिटिव होता है। कैसा होता है, प्रिमिटिव होता है, जहाँ पे न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक है। ऐसी प्रजाति के अंतर्गत किसको रखा गया था, जितने भी बैक्टीरिया आते हैं सभी क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। पहली चीज़ उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम आपको बता दें कि सबसे पहले ये यूबिक्विटस होता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है,
दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि यह यूबिक्विटस होते हैं। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है कि ये सर्वव्यापी होते हैं, सब जगह पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, जिम्मेदारी से अपना काम करते रहिए। और यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, जो यहाँ पे डीएनए देखने को मिलता है, पूछा गया है कई परीक्षा में कि मोनेरा में या बैक्टीरिया में किस तरीके का डीएनए देखने को मिलेगा। तो पहले आपको डबल स्ट्रैंडेड, ध्यान रखिएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको देखने को मिलेगा। और ये कैसा होता है, सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब होता है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ऐसे डीएनए को क्या कहते हैं, सर्कुलर डीएनए कहा जाता है। अभी स्ट्रक्चर आएंगे तो वहाँ पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो यूकैरियोटिक में पूरी तरीके से प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ये एब्सेंट होता है। क्या होता है ये, यहाँ पे यह पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। चलिए, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये पूरी तरीके से यहाँ पे एब्सेंट होता है। सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल यहाँ पे रिजिड होता है। कैसा होता है, रिजिड तरीके के ठोस सेल वॉल होते हैं। और 70S राइबोसोम, ये कई बार पूछा गया है कि राइबोसोम की जो संरचना होती है वो कैसी मिलती है, 70S टाइप का होता है। मे बी मोटाइल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मे बी मोटाइल, ये मोटाइल भी हो सकता है जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और ये नॉन मोटाइल जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा उसे हम नॉन मोटाइल, और फ्लैजिला जिसमें होगा उसे हम क्या कहेंगे, मोटाइल कहेंगे। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। क्या करता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, ऑटोट्रॉपिक, ध्यान रखिएगा न्यूट्रिशन इसमें किस प्रकार के होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब जो अपना भोजन स्वतः बना लें, पैरासाइट का मतलब जो अपना भोजन दूसरे शरीर से लेकिन लें, और सैप्रोफिटिक ऐसे प्रजाति को कहते हैं जो अपना भोजन किसी स्पीशीज के साथ में रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक कहते हैं, ठीक है ना। एनिमल सेल की बात करें तो ये आपका एनिमल सेल आपको देखने को मिलेगा। और एनिमल सेल की सबसे खास बात ये है कि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस पूरी तरीके से आपको देखने को मिलता है। जब यहाँ पे कोई भी वायरस है ये अटैक करता है या बैक्टीरिया कोई अटैक करता है तो उनकी संरचना कुछ इस तरीके को आपको देखने को मिलेगी। अगर हम सेल साइज के कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये किसका स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल क्या करता है, इनके अंदर जो फॉरेन जो कह सकते हैं कि जो पॉइजनस सब्सटेंस है इनके अंदर प्रवेश करने नहीं देते, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनकी बाहरी परत होती है। न्यूक्लियाइड यहाँ पे पाया जाता है जिसे हम ये डीएनए कहते हैं। साइटोप्लाज्म की बात करें तो यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। और इनके शरीर से ये जो अब बाहर की तरफ देखेंगे फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला का जो मेन वर्क होता है इस बैक्टीरिया को मूवमेंट करा देना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनका मूवमेंट करा देना ही बैक्टीरिया का सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है। यहाँ तक इस स्लाइड में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये तो बात हुई किंगडम मोनेरा की। और किंगडम मोनेरा का जब क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा जो इनका जो बेस बनाया गया था इनके शेप के आधार पर, किसके आधार पर, शेप के आधार पर बनाया गया। सबसे पहले जो बेस बनाया गया उसे कोकाई कहा गया, दूसरा जो है बैसिलाई कहा गया, तीसरा जो है स्पाइरुलिना और फोर्थ जो है विब्रियो कॉलेरी। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो कोकस थे, कोकस कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। इसे क्या कहा गया, कोकाई कहा गया। क्या कहा गया, कोकाई। जो पहला जो टाइप था आकार के आधार पे इनको क्या कहा गया,
कोकाई कहा गया। इसके बाद बैसिलेई, बैसिलस का मतलब होता है ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर जो रॉड के आकार का हो, जो कैसा हो, रॉड के आकार का हो, ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं, बैसिलस। और बैसिलस में आगे की तरफ जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पोर होते हैं, इस वजह से इसे बैसिलाई कहा गया। इसके बाद स्पाइरुला की बात करें, स्पाइरुला में आप देखेंगे कि फ्लैजिला पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जी आप जो देख रहे हैं इसे फ्लैजिला कहते हैं, और इसकी मदद से क्या करता है, ये मूवमेंट करता है, जिससे स्पाइरुला। और इसके बाद विब्रियो की बात करें तो विब्रियो जैसे कामा होता है उसी की तरह इसकी संरचना होती है, जिसे विब्रियो कॉलरी भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेके आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की बात करें, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया कैसा हो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। चलिए, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया हम लोग कल चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और कल हम लोग इसकी रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है ना, ये ऐसी क्लास है जहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा सीखते रहना है और बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक ही दिन में पूरा चैप्टर ख़त्म करने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। और डेली शाम को 7 बजे ये क्लास आपको मिलती रहेगी। क्लास 11th की और क्लास 12th की दोनों NCERT यहाँ पे हम कंप्लीट कराएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ज़्यादा लंबा होगा तो आप परेशान होंगे और पढ़ नहीं पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। चलिए।